नमस्कार सभी लोगों को, स्वागत है आप लोगों का। ये लोग खुशी से झूम और नाच इसलिए रहे हैं क्योंकि भाई आज जेपीएससी की वैकेंसी नोटिफाई कर दी गई है। जेपीएससी का नोटिफिकेशन आ गया है और आप विडंबना देख लीजिए कि जब नोटिफिकेशन आ जाता है तो ये लोग जॉब से ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं। भाई साहब इतना खुश मत हो, अभी एग्ज़ाम हुआ नहीं है। पर हम लोग नोटिफिकेशन को थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं कि आखिर इस नोटिफिकेशन में क्या आ गया है। तो नोटिफिकेशन में हम देखते हैं कि ये 2017, 18, 19 और 20 चारों जेपीएससी मिलाकर एक साथ एग्ज़ाम लिया जा रहा है, जिसे संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021 कहा जा रहा है। विज्ञापन संख्या 1 है 2021। उम्मीद करते हैं कि ये विज्ञापन संख्या 100 तक जाए, 200 तक जाए और बहुत सारी वैकेंसीज आए यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए। पदों का जो विवरण है यहाँ दिया गया है आपका टोटल, ये आप इसको देख लेंगे। यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे 44 है उप समाहर्ता के लिए। पुलिस उपाधीक्षक यानी कि जिसे आप डीएसपी के नाम से जानते हैं, वो डीएसपी का यहाँ पे है। जिला समादेष्टा ये 16। कारा अधीक्षक का 2 पद है आपका। फिर सहायक नगर आयुक्त ये पहले नहीं आया करता था, अभी इस बार आया है, ये 65 है। फिर शिक्षा सेवा वर्ग 2, ये बहुत दिनों के बाद ये बहुत अवेटेड वैकेंसी है, ये 41 है। अवर निरीक्षक 10, सहायक निबंधक 6। ये सारी वैकेंसीज की नंबर है। ये यहाँ पर किसी को कन्फ्यूजन नहीं होता है, कन्फ्यूजन इसके आगे होता है जो कि अब हम समझेंगे। ग्रेड वेतन दिया गया है, यहाँ पर ग्रेड पे दिया गया कितनी सैलरी मिलेगी आपको काम करने के बदले में, तो वो 5400 सारे ग्रेड पे हैं। और आपके 4800 ग्रेड पे आपके सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा, नियोजन पदाधिकारी, जिला नियोजन पदाधिकारी और प्रोबेशन पदाधिकारी के 4800 ग्रेड पे हुआ करते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि तक यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता की बात की गई है, तो आपको ग्रेजुएट होना होगा। यहाँ पर अपीयरिंग की बात की ही नहीं गई है, यानी कि आपको जिस दिन आप फॉर्म भरने जाएंगे उस दिन आपके पास ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट होनी चाहिए। और यहाँ पर यह भी नहीं है कि आपको कौन से आपका स्ट्रीम क्या होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप सिर्फ स्नातक होने चाहिए। आप ग्रेजुएट हैं मतलब इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। काफ़ी अच्छी बात है कि यहाँ पर आप सिर्फ ग्रेजुएट होकर सीधे ऑफिसर बनने की तरफ बढ़ सकते हैं। उम्र की गणना है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा विवाद था। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स में मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे थे। तो आपको यहाँ पर 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। मतलब अगर आपकी उम्र 2016 के अगस्त में 35 वर्ष नहीं हुई थी, मतलब एग्जैक्ट 35 हुई थी, तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आज के डेट में अगर आपकी उम्र 40 हो गई है, लेकिन उस समय आपकी उम्र 35 से कम हुआ करती थी 2016 में, तो आप ये फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। और न्यूनतम की बात की जाए, जो अभी फ्रेश जो लोग फॉर्म भरेंगे उनके लिए 1/3/2021 को 21 वर्ष की आयु अगर प्राप्त कर लेते हैं तो वो फॉर्म के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन उसके साथ साथ उनको ग्रेजुएट भी होना पड़ेगा, प्लस 21 साल का भी होना पड़ेगा, प्लस 35 के पार नहीं होना पड़ेगा। ये रिलैक्सेशन है। आगे चल के देखते हैं कि इसमें किस किस तरह से रिलैक्स किया गया है एज के मैटर को। अनरिजर्व्ड के लिए जो आपका अपर एज लिमिट है वो 35 साल है। एक रिजोल्यूशन दिया गया है जो कि मेमो नंबर 21 4/1/2021 से। इसमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए भी 35 साल की आयु ही निर्धारित की गई है। मतलब अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, ईडब्ल्यूएस, जिनकी आमदनी 8 लाख से नीचे, 5 एकड़ से कम ज़मीन, ये वाली जो क्राइटेरिया है उसके हिसाब से अगर ये हैं तो ये उनके लिए भी 35 साल ही दिया गया है। अपर एज लिमिट को किस तरह से रिलैक्स किया गया है, अगर आप एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास में आते हैं एनेक्सर 1 और एनेक्सर 2 में, तो आपको 37 साल यानी 2 साल का आपको एज रिलैक्सेशन दिया गया है। अगर आप फीमेल हैं, फीमेल आप किसी भी कैटेगरी के हैं, अनरिजर्व्ड, ईबीसी, बैकवर्ड क्लासेस, किसी भी, तो आपको 38 ईयर्स तक फॉर्म भरने के लिए आपको एलिजिबल, यानी कि 2016 के अगस्त तक अगर आपका 38 ईयर्स हो रहा था तो आप ये फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। एससीज, एसटीज जो मेल और फीमेल दोनों के लिए 40 साल है। उसके बाद अगर आप एक सर्विसमैन है तो 5 साल के लिए आपको कैटेगरी में, आपके खुद के कैटेगरी में आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। मतलब आप फॉर्म भरने समय एक सर्विसमैन ही टिक करेंगे। और बेंचमार्क डिसेबिलिटी इसको 10 साल के लिए दिया गया है उनके रेस्पेक्टिव कैटेगरी में। अगर किसी ने झारखंड गवर्नमेंट में 3 साल के लिए सर्व किया है कंटिन्यू सर्विस,
तो उन्हें 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा अपर एज लिमिट में। मतलब अगर वो अनरिजर्व कैटेगरी के हैं तो वो 40 साल तक फॉर्म भर पाएंगे, अगर 40 साल उनकी एज है। अगर वो SCs एंड STs हैं तो वो 2 रिलैक्सेशन लेके 40 प्लस 5 ले सकते हैं, यानी कि 45 ले सकते हैं, अगर वो झारखंड गवर्नमेंट में 3 साल की सर्विस रेगुलर कर चुके हों तो। इन पॉइंट्स में ये दिया गया है कि अगर आपने बेंचमार्क डिसेबिलिटी क्लेम किया है तो ये बाद में चेक किया जाएगा, अगर आप उस तरह से नहीं पाए जाएंगे तो आपकी क्वालिफिकेशन डिस्क्वालीफाई कर दी जाएगी। और यहाँ पे लिखा गया है कि आपको संबंधित जो आपका एज रिलैक्सेशन दिया जाना है वो क्यूमुलेटिव इफेक्ट होगा। क्यूमुलेटिव एज मतलब अगर एक लिया तो एक और ले लीजिए, एक और ले लीजिए, इस तरह से करके आप ले सकते हैं। अटैम्प्ट्स की यहाँ पर बात की गई है तो अटैम्प्ट्स बोला गया है कि आपका कोई नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स नहीं है। भाई साहब कम से कम एग्ज़ाम ले लो तब अटैम्प्ट्स की बात करना, एग्ज़ाम होती ही नहीं है, आदमी का एज ऐसे ही पार होता चला जा रहा है। अगर अटैम्प्ट्स की बात करें तो यहाँ पर अटैम्प्ट्स है नहीं। आरक्षण का लाभ किसे दिया जाएगा? आरक्षण का लाभ केवल झारखंड राज्य के स्थायी निवासी को ही दिया जाएगा, जो पत्रांक 1754 25/2/2019 के अनुसार जारी किया जाएगा इन लोगों के द्वारा। जैसे आपका DC हो गए, AC हो गए, फिर आपका अपर आयुक्त हो गए, अपर समाहर्ता हो गए, AC हो गए, प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी, SDO, कार्यपालक दंडाधिकारी, सहायक समाहर्ता, मतलब अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग लोग जारी करते हैं। अंचल अधिकारी वाला भी अगर आपके पास है, अंचल अधिकारी से भी अगर आपके पास बना हुआ है जाति प्रमाण पत्र तो वो भी आपको आरक्षण का लाभ दिला देगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको DC लेवल का ही चाहिए या SDO लेवल का ही चाहिए, अगर आपके पास अंचल अधिकारी लेवल का भी है तो वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जाति प्रमाण पत्र आपको अंतर्वीक्षा यानी कि इंटरव्यू के टाइम पे आपको जमा करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे कन्फ्यूजन ये हो जाता है कि लोग अपना खो देते हैं अपना जाति प्रमाण पत्र। तो एग्ज़ाम में फॉर्म भरने से पहले आपका जाति प्रमाण पत्र बन जाना चाहिए और यही जमा होगा। ध्यान रखिएगा कि यही वाला ही जमा होगा, और कोई और बाद में अगर आप बनवा लेते हैं तो वो इनवैलिड हो जाएगा और आपकी जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल कर दी जाती है। तो ध्यान रखेंगे जो आप यहाँ पे फॉर्म में डालेंगे वही उस समय भी मिलना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र के लिए क्या क्या यहाँ पर विस्तृत जानकारी दी गई है, जो कि आपका प्रपत्र 4 है वो आपका वेबसाइट में अवेलेबल है, वहाँ पे देख लीजिएगा। इस जगह पे जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा और डाउनलोड करने के बाद आपको वो दिखाई देगा, उसके हिसाब से इसको बनवा लीजिएगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग 2 कोटि के उम्मीदवारों के लिए भी जो प्रपत्र है, विहित प्रपत्र, इसके साथ प्रपत्र आपका 11 है क्रीमी लेयर वाला, उसको भी आपको भरना पड़ेगा। ये भी आपका jpsc.gov.in पे दिया गया है। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए EWS के लिए भी आपका फॉर्मेट अवेलेबल है, JPSC के वेबसाइट में आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको दिखाई देगा ये। तो ये सारे चीज़ें अगर आप देते हैं तभी आपको जाति प्रमाण पत्र के आधार पर आरक्षण का लाभ मिलेगा। यहाँ पर जिस राज्य में यहाँ से चली गई हैं उस राज्य में यहाँ का आरक्षण का लाभ आपको नहीं मिलेगा, वो चीज़ यहाँ पर लिखा गया है। एक से अधिक अगर आपने 2 शादी कर ली है, आप थोड़े रंगीन मिजाज अगर आपको दिखा लगते हैं आप, तो आप ऑफिसर बनने लायक नहीं है, JPSC आपको ऑफिसर बनने लायक नहीं मानता है। तो अगर आपकी 2 पत्नियां जीवित हैं या 2 पति हैं, ये बात महिलाओं के लिए भी लागू होती है, पर महिलाओं पे बहुत ज़्यादा टिप्पणी करना आज के डेट में सुरक्षित है नहीं, इसीलिए अगर 2 पति हैं तो भी नहीं होगा और 2 पत्नी है तो भी नहीं होगा। खेलकूद कोटा के अंतर्गत अगर आप करेंगे तो आपको ये चीज़ें होनी चाहिए। अगर आपने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी या उससे संबंधित फेडरेशनों द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में भाग लिया है तो आपको मेडल मिलना चाहिए। अगर आपने भारतीय ओलंपिक संघ या फिर उससे कोई प्रतियोगिता, उससे संबंधित किसी प्रतियोगिता में भाग लिया है तो आपका प्रथम स्थान होना चाहिए, और राष्ट्रीय स्तर की कोई प्रतियोगिता है तो उसमें आपका विश्व रिकॉर्ड होना चाहिए। इतना होगा तभी आपको मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आरक्षण की बात है। आप संबंधित अपने अपने आरक्षण का देख लेंगे कि किस प्रकार से आपके लिए सीटें रिजर्व की गई हैं। जैसे निःशक्त अगर आप होंगे तो निःशक्तता के लिए आपको 40% निःशक्त होना अनिवार्य है, अगर आप निःशक्त कोटा से आप जा रहे हैं तो। और अगर आप ऑनलाइन में एक बार जो आप फॉर्म में डाल देंगे उसको फिर बाद में सुधार नहीं किया जा सकता है, ये आप ध्यान रखेंगे। इसलिए बहुत ध्यान से फॉर्म भरेंगे कि जितना भी सर्टिफिकेट है पहले बनवा लीजिए, बनवा लेने के बाद उसको रख लेने के बाद उसके बाद ही फॉर्म भरिए। फॉर्म भरने में आपको 1 महीना का समय दिया गया है, बहुत
हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, सारे सर्टिफिकेट जमा करने के बाद ही फॉर्म भरिए आप। यहाँ पर डीएसपी की जब बात की जाए तो डीएसपी के लिए आपको न्यूनतम ऊंचाई या लंबाई जो आप बोल सकते हैं वो आपका 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसे रिलैक्स किया गया है एससीज एंड एसटीज़ के लिए, जिसमें 162 सेंटीमीटर यानी 3 सेंटीमीटर के यहाँ पर भी छूट दिया गया है। महिलाओं की न्यूनतम 155। महिलाओं को भाई साहब हर जगह छूट दी जा रही है। महिलाएं थोड़ा आगे आएँ, डीएसपी के पद पे आएँ और गरिमा बढ़ाएं झारखंड की महिलाएं, मैं अपील करता हूं लोगों से। अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को यहाँ पर भी छूट दिया गया है 152। सामान्य एवं पिछड़ा या अति पिछड़ा वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों का जो सीना है उसे बिना फुलाए आपका 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, और अनुसूचित जाति के लिए 79, यहाँ पर 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन दिया गया है। जो चिकित्सकीय जांच की जाएगी वहाँ पर आपका शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना आपके लिए अनिवार्य होगा। आप किसी भी सेवा में चले जाएं तो आपको जो चिकित्सकीय जांच किया जाएगा वो आप को जांच एकदम ज़रूरी है, जो कि आपका परिशिष्ट का और अनुसूची ग में निर्धारित है, जो दिया गया है आपका जेपीएससी के जो वेबसाइट है वहाँ पर भी दे दिया गया है। आपको इन चीज़ों के लिए हड्डी का रोग नहीं होना चाहिए, यानी गठिया वगैरह नहीं होना चाहिए, मानसिक विकृति या फिर दौरा नहीं पड़ना चाहिए, किसी भी तरह की मानसिक विकृति नहीं होना चाहिए, मिर्गी वगैरह, या फिर आप मानसिक रूप से डिप्रेशन वगैरह के शिकार नहीं होने चाहिए। आपका हृदय या रक्त वाहिका संबंध में कोई रोग नहीं होना चाहिए, मतलब हार्ट नहीं होना चाहिए, शारीरिक अपंगता नहीं होनी चाहिए, और क्लॉ हैंड से ग्रसित ना हो, HIV से मुक्त हो। ये सारे टेस्ट आपको बाद में कराने होंगे, और फिर आपका दूर दृष्टि चार्ट में भी आपको चेक कराया जाएगा कि आपकी नज़र भी ठीक होनी चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। ये सब मेडिकल की चीज़ें हैं, ये सब चेक कराया जाएगा। अब जो प्लान ऑफ एग्जामिनेशन है, ये एग्ज़ाम कैसे लिया जाएगा, तो एग्ज़ाम के लिए बोला जा रहा है कि यहाँ पर 2 स्टेज होंगे। सबसे पहला आपका होगा प्रीलिम्स और दूसरा होगा मेंस और इंटरव्यू। जो मेन एग्ज़ाम है उसको रिटन प्लस इंटरव्यू दोनों के साथ ही जोड़ा गया है, और 3 नहीं कह के इसे 2 कहा जा रहा है कि प्रीलिम्स अगर आप पास करते हैं तो मेन एग्ज़ाम में रिटन और इंटरव्यू दोनों एक साथ ही कहा जा रहा है। प्रीलिम्स एग्ज़ाम में 2 पेपर होंगे, जिसे जनरल स्टडीज़ 1 और जनरल स्टडीज़ 2 का नाम दिया गया है। ये सारे ऑब्जेक्टिव होंगे, और हर एक पेपर जो होगा वो 2 घंटे का ड्यूरेशन का होगा। मतलब एक पेपर होगा जनरल स्टडीज़ 1, एक होगा जनरल स्टडीज़ 2, दोनों 2 घंटे के होंगे, 2-2 घंटे के होंगे। और यहाँ पर इन दोनों एग्ज़ाम में जब आप पास करेंगे तो दोनों का मिलाने के बाद आप प्रीलिम्स में पास करेंगे। यहाँ पर ध्यान में रखेंगे कि दोनों का नंबर जनरल स्टडीज़ 1 और जनरल स्टडीज़ 2 दोनों का नंबर जोड़ा जाएगा, और उसके बाद आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाने होंगे, और लाने के बाद ही आप मेंस एग्ज़ाम में जाएंगे। मेंस एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर 15 गुना कैंडिडेट 15 टाइम्स लिया जाएगा। जो कि प्रीलिम्स में पास होंगे उनका 15 टाइम्स यहाँ पर मेंस एग्ज़ाम के लिए लोग क्वालिफाई करेंगे। प्रीलिम्स का जो नंबर है यहाँ पे बताया गया है कि प्रीलिम्स का नंबर सिर्फ क्वालिफाइंग है। ध्यान में रखेंगे, प्रीलिम्स का नंबर यहाँ पे सिर्फ क्वालिफाइंग है। प्रीलिम्स पास करेंगे तो सिर्फ मेंस के लिए पहुँचेंगे, और जो भी आपका सिलेक्शन होगा मेन एग्ज़ाम से होगा, जिसमें कि आपका रिटन प्लस इंटरव्यू, ये दोनों के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है कि अगर आपका किसी कैटेगरी में, कैटेगरी मतलब आप समझिए कि SCs, STs, EWS, EBCs, जिस कैटेगरी में आपने फॉर्म डाला है आरक्षण क्वालिफाई करने के लिए, अगर वहाँ पे होता क्या है कि वहाँ पे जितना भी नोटिफाई किया गया है सीट, मान के चलिए अगर 10 सीट नोटिफाई किया गया है तो 10 का 15 गुना यानी कि 150 कैंडिडेट अगर नहीं होते हैं तो क्या किया जाएगा कि आपका कट ऑफ को नीचे कर दिया जाएगा, कट ऑफ को नीचे ले जाया जाएगा ताकि 150 कैंडिडेट क्वालिफाई कर जाएं। लेकिन ये कट ऑफ जो होगा, जो मिनिमम आपका जो फिक्स किया गया है कि आपको इतना प्रतिशत नंबर लाना ही लाना है, मान के चलिए अगर 33% फिक्स किया गया है तो उससे नीचे नहीं जाएगा। ये ध्यान में रखेंगे। तो अगर ये कोटा आपका फुल नहीं होगा तो आपका क्या किया जाएगा, इसको कम कर दिया जाएगा, कट ऑफ को कम किया जाएगा, ये आयोग कहता है। मेन एग्जामिनेशन में क्या बोला जा रहा है कि मेन एग्जामिनेशन में 6 पेपर होंगे,
जो कि पारा 17 में दिया गया है, आगे बताता हूँ मैं। और इसमें रिटन एग्जामिनेशन होगा और एक इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के लिए जो प्रिपेयर किया जाएगा वो टोटल मार्क्स ऑब्टेन होगा 2 से लेकर 6 पेपर में, यानी कि पिछली बार जो विवाद था, आपको 6 पेपर का एग्ज़ाम देना है 1 से लेकर 6 तक, लेकिन आपका जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया बनेगा वो 2 से लेकर 6 तक, 2 to 6 जो पेपर्स हैं वही आपका सिलेक्शन का आधार बनेगा। तो 2 से 6 का ही नंबर आपका जोड़ा जाएगा। ध्यान में रखेंगे, जो पेपर 1 है सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, ये आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, लेकिन आपका नंबर इसका नहीं जुड़ेगा। उसके बाद कहता है द कमीशन shall summon the candidates for the interview who have obtained such qualifying marks in the written part of the main examination or may be fixed by the commission. However, these qualifying marks will not be less than the minimum qualifying marks. आपका जो 33% फिक्स किया गया है उससे कम में करके ये नहीं आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएगा, यहाँ पर ये कहा जा रहा है। इंटरव्यू के लिए जो मार्क्स फिक्स किया गया वो 100 मार्क्स का किया गया है, और यहाँ पर कोई मिनिमम क्वालिफ़िकेशन या फिर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात नहीं की गई है। जैसे अगर आप मेंस एग्ज़ाम लिख रहे हैं तो मेंस में आपको 33% लाना ही लाना है, तभी आप पास होंगे, या 40% जो भी फिक्स किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर 100 में आप कितना भी ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरव्यू के लिए कोई वैसा मिनिमम मार्क्स नहीं है। तो मेरिट जो प्रिपेयर किया जाएगा वो मेन एग्जामिनेशन, रिटन टेस्ट और मेंस इंटरव्यू में किया जाएगा, जिसमें कि पेपर 1 का नंबर को नहीं जोड़ा जाएगा। आप ध्यान रखेंगे। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है आपका 32% है, बाकी के लिए 40% है। 40% लाया जाएगा। अगर SCs एंड STs हैं तो 32% मार्क्स लाएंगे तो आप पास घोषित होंगे। एग्ज़ाम में पास नहीं, एग्ज़ाम में कट ऑफ फिक्स किया जाएगा। आप इतना नहीं लाएंगे तो आपको उसके लिए कंसिडर ही नहीं किया जाएगा, ये आप समझिए। 40% में आप पास तो घोषित हो जाएंगे, लेकिन आप कट ऑफ में ऊपर नहीं जा पाएंगे। तो आपको काफ़ी मेहनत करनी है, काफ़ी गला काट प्रतियोगिता है। EWS के लिए भी कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया गया, 40% आपको लाना ही होगा। ये आप देख रहे हैं। प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप PTG ग्रुप के जो व्यक्ति हैं उन्हें 30% लाना होगा। PTG आप जानते हैं, जो भी हमारे आदिम जनजाति हैं, आपके असुर हो गए, बिरहोर हो गए, आपने नाम सुना होगा। पेपर 1 में जो लैंग्वेज पेपर का होगा, जो जनरल हिंदी एंड जनरल इंग्लिश होगा, ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, ये ऐड नहीं किया जाएगा। जो आपका मेन मार्क्स है, इसमें जो फाइनल मेरिट लिस्ट है इसमें इसको ऐड नहीं किया जाएगा। आप ध्यान में रखेंगे, इसको बहुत ज़रूरी है। पेपर 1 जो है आपका सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, आपका सिर्फ 2 से लेके 6 तक ही आपका जुड़ेगा। जो भी कैंडिडेट, यहाँ पे इसको ध्यान में रखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन्हीं सब चीज़ों की जगह पे विवाद होता है। अगर ऐसा कोई कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू एनी ऑफ द रिजर्व्ड कैटेगरी, अगर किसी भी रिजर्व कैटेगरी का है, वो सिलेक्टेड ऑन द स्टैंडर्ड्स fixed for the unreserved candidate shall not be adjusted against the reserved category vacancies. अनरिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स की तरह, अनरिजर्व्ड आपके जनरल कैंडिडेट्स की तरह, अगर आपने उस स्टैंडर्ड्स को मीट करते हुए आपने क्या किया है, आपने क्वालिफाई कर दिया है एग्ज़ाम, तो आपका क्या होगा, यू शैल नॉट बी एडजस्टेड अगेंस्ट द रिजर्व्ड कैटेगरी वैकेंसीज। आपको उसी रिजर्व्ड कैटेगरी के वैकेंसीज में एडजस्ट नहीं किया जाएगा और आपको जनरल में डाल दिया जाएगा। Whenever candidates belonging to reserved category avail the benefits of relaxation of age, minimum qualifying marks fixed for the reserved candidates appearing in the examination at any stage, then such candidates would be adjusted against the vacancies of a reserved category. देखिए, सबसे ज़्यादा विवाद का कारण यही 2 पॉइंट होता है। इसको मैं फिर से बहुत अच्छे से समझाता हूँ आपको। मान लीजिए कि आप बिलोंग करते हैं STs में या OBCs कैंडिडेट। आप यहाँ पे देखिए कि अगर आप एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास में है तो आपको 34% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाना है। तो आपने क्या किया कि ये वाला जो कैटेगरी है इसका बेनिफिट आपने लिया, और बेनिफिट लेकर आपने क्या किया कि एज रिलैक्सेशन ले लिया। अगर आपने एज रिलैक्सेशन ले लिया किसी भी रिजर्व्ड कैटेगरी का आपने अगर ले लिया है एज रिलैक्सेशन या फिर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स या जो भी बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं रिजर्व्ड कैटेगरी को, अगर आपने उसे ले लिया तो आप रिजर्व्ड कैंडिडेट में ही सिलेक्ट होंगे, रिजर्व कैटेगरी में ही, भले आपका नंबर कितना भी ज़्यादा आ जाए। आप ध्यान रखिए, अगर आपने बेनिफिट लिया है रिजर्वेशन का तो आपको रिजर्व्ड कैटेगरी में ही सिलेक्ट होना पड़ेगा, आप उससे अनरिजर्व्ड कैटेगरी में नहीं जाएंगे। लेकिन अगर रिजर्व्ड कैटेगरी में आपने फॉर्म भरा है और आपने कोई रिलैक्सेशन नहीं लिया है,
जैसे कि आपने एज का रिलैक्सेशन नहीं लिया, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का रिलैक्सेशन नहीं लिया, तो आप क्या करेंगे, तो आपको रिजर्व कैटेगरी में डाला जा सकता है, सॉरी अनरिजर्व कैटेगरी में डाला जा सकता है। आप समझ गए। अगर आपने फ़ायदा उठाया रिजर्वेशन का तो आप रिजर्व कैटेगरी में चले जाएंगे, और अगर आपने फ़ायदा नहीं उठाया तो आप अनरिजर्व में जाने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अगर आपका नंबर उतना ज़्यादा आता है तो आप अनरिजर्व कैटेगरी में भी जा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप ये समझ गए होंगे। अगर आपको यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में भी बताएंगे, मैं आपको फिर इसको और एक्सप्लेन करके समझा दूंगा। सर्विस एलोकेशन की बात की जाए तो सर्विस एलोकेशन क्या होता है, जब आप पास कर जाएंगे तो आपको सर्विस एलोकेट किया जाएगा कि आप कौन से सर्विस में, आप रूरल डेवलपमेंट में जाएंगे या फिर आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जाएंगे, इस तरह का। अगर रिजर्वेशन वाले लोगों ने अगर अप्लाई कर दिया है कि उन्हें कोई ऊपर वाला पोस्ट चाहिए जो कि अनरिजर्व कैटेगरी का ही किसी कैंडिडेट ने किया है, तो प्रेफरेंस मिल जाएगा इन सब लोगों को। तो ये तो आप जानते हैं कि जो रिजर्व कैंडिडेट है उनको प्रेफरेंस मिलेगा। तो ये सब चीज़ें जब आप पास कर जाएंगे तब के लिए हैं। कमीशन क्या करेगा, आपसे पहले ही मांगेगा, चॉइस मांगेगा कि अगर आप पास करेंगे तो आपको किस में जाना है, तो ये आपको उसी हिसाब से एलोकेट करेगा। यहाँ इंपॉर्टेंट है, इफ ए कैंडिडेट बिलोंगिंग टू अ रिजर्व कैटेगरी and selected under unreserved category without availing any relaxed standard, it is allocated service of his or her choice under the unreserved category, then he shall be adjusted against vacancy of unreserved category। कहने का मतलब अगर किसी भी बेनिफिट को किसी व्यक्ति ने नहीं यूज़ किया है, रिजर्व्ड कैटेगरी वाले ने, अगर एज रिलैक्सेशन नहीं लिया है, अगर आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यूज़ नहीं किया है, तो वो क्या होगा, रिजर्व कैटेगरी में वो जा सकता है, सॉरी रिजर्व कैटेगरी वाला अनरिजर्व कैटेगरी में जा सकता है। अगर किसी रिजर्व कैटेगरी के व्यक्ति को अगर अनरिजर्व कैटेगरी में सिलेक्शन हो जाता है, जो यहाँ पे लिखा गया है, मैंने बताया जो बेनिफिट अगर आपने नहीं उठाया है तो आपको क्या होगा कि अनरिजर्व कैटेगरी में आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में चले गए हैं जबकि आप रिजर्व कैटेगरी में आपने फॉर्म डाला था, तो क्या होगा कि अगर आपने ऐसा आपके साथ होता है कि आप रिजर्व कैंडिडेट हैं, रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं और आपको अनरिजर्व में सिलेक्शन हो जाता है बिना किसी बेनिफिट को अवेल किए, तो आपने जो यहाँ पर प्रेफरेंस दिया था इसी प्रेफरेंस पे आपको सर्विस एलोकेट होगा। फॉर्म भरते समय ध्यान रखेंगे, अगर अनरिजर्व में जाके आप यहाँ पर प्रेफरेंस नहीं दे पाएंगे, जो यहाँ पर प्रेफरेंस दिया था आपको वही एलोकेट कर दिया जाएगा। यहाँ पर इंटरव्यू के बारे में बात की गई है। इंटरव्यू आपका जैसे दिया जाएगा कि आपके इंटरव्यू के बाद कैंडिडेट को किस प्रकार से उसका इंटरव्यू लिया जाएगा, कोई फिक्स क्वालिफाइंग मार्क्स आपका इंटरव्यू में है नहीं। यहाँ पर ये रूल्स दिया गया है जिस पर आगे चल के काफ़ी विवाद हुआ करता था पहले। इस बार कोशिश की गई है कि विवादों को पहले ही समाप्त कर दिया जाए, तो विवादों को समाप्त करने की कोशिश में ये सारे रूल्स बनाए गए हैं। यहाँ पर जो झारखंड कंबाइंड रूल्स 2021 आए हैं उसके कुछ रिकमेंडेशंस हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि आफ्टर इंटरव्यू द कैंडिडेट्स विल बी अरेंज्ड बाय द कमीशन इन ऑर्डर ऑफ मेरिट। मेरिट जैसे आपका नंबर आएगा तो ज़्यादा नंबर वाले ऊपर रहेंगे, कम नंबर वाले नीचे रहेंगे। इस तरह से एक मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा, यहाँ पे टॉप से लेकर बॉटम तक यही लिखा गया है। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, इसमें किस तरह प्रकार से रिजर्वेशन वगैरह रिलैक्स किया जाएगा वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। द कमीशन शैल रिकमेंड सच नंबर ऑफ कैंडिडेट फॉर ईच सर्विस एज डिसाइडेड बाय द कमीशन। द कमीशन शैल अरेंज द नेम of the recommended candidates in the order of their merit from the list of finally selected candidates. The commission shall for each service indicate the category of candidate which he has been selected. जब लिस्ट बनाया जाएगा तो कैटेगरी जैसे ए है, ए किस कैटेगरी में उसने SCs, ST या फिर अनरिजर्व में सिलेक्शन हुआ है वो चीज़ यहाँ पर लिखा जाएगा। Candidates will be recommended to the various services keeping in view their ranks in the examination and preference expressed by them in रेस्पेक्ट ऑफ दियर सर्विसेज। जब फॉर्म भरेंगे तो आपसे पहले ही मांग लिया जाएगा कि आपका प्रेफरेंस क्या है, कि आप किस जॉब में जाना चाहते हैं, तो आपके रैंक के हिसाब से आपके प्रेफरेंस को देखते हुए आपको अलॉट किया जाएगा आपका सर्विस। कैंडिडेट शैल बी कंसिडर फॉर एलोकेशन टू ओनली वन ऑफ द सर्विसेज फॉर विच ही हैज़ इंडिकेटेड हिज प्रेफरेंस। एक ही सर्विस के लिए आपको ये किया जाएगा, अलाउ किया जाएगा। इफ टू और मोर कैंडिडेट्स हैव ऑब्टेन्ड इक्वल मार्क्स इन एग्रीगेट देन द कैंडिडेट ऑब्टेनिंग हायर मार्क्स इन द मेन एग्जामिनेशन शैल बी गिवन प्रेफरेंस। इन केस ऑफ टाई द कैंडिडेट हायर इन एज शैल बी गिवन प्रेफरेंस। आपको अगर दो कैंडिडेट्स के बीच में टाई हो जाता है, एग्रीगेट में इक्वल नंबर आ जाता है, तो जिसका मेंस एग्जाम में ज़्यादा होगा
उसको देखा जाएगा। मतलब अगर मेन एग्ज़ाम में आपने 100 नंबर लाया और इंटरव्यू में लाया 17 और इसने लाया था मेंस एग्ज़ाम में 110 और इंटरव्यू में लाया 7, पर दोनों का एग्रीगेट 117 हो गया, तो जिसका मेंस एग्ज़ाम में ज़्यादा होगा इस कैंडिडेट को प्रेफरेंस दिया जाएगा फर्स्ट में। बाद में क्या किया जाएगा कि अगर इसमें भी दोनों बराबर हो जाते हैं तो फिर देखा जाएगा जिसका एज ज़्यादा होगा उसको ऊपर दिया जाएगा। अगर आप एग्ज़ाम पास कर जाते हैं तब भी आपका राइट नहीं बनता है गवर्नमेंट में कि जब तक गवर्नमेंट सेटिस्फाई नहीं हो जाती आपके सर्टिफिकेट से, आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से, आपके सारे चीज़ों से, आपको अपॉइंटमेंट नहीं देगी। ये चीज़ें लिखा गया है यहाँ पर। द डिसीजन ऑफ कमीशन जो एलिजिबिलिटी के लिए है, द डिसीजन ऑफ कमीशन विल बी द फाइनल डिसीजन। अगर वेरिफिकेशन के समय या किसी भी स्टेज में वेरिफिकेशन के समय पाया जाता है कि आप फुलफिल एनी एलिजिबिलिटी कंडीशंस, आपके कैंडिडेचर को रद्द कर दिया जाएगा कमीशन के द्वारा। अब स्कीम सबसे इम्पॉर्टेंट है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशंस को समझते हैं हम लोग। प्रीलिम्स में क्या पूछा जाएगा? प्रीलिम्स में 2 पेपर होंगे, मैंने बताया मल्टीपल चॉइस के होंगे, जिसमें कि पेपर 1 और पेपर 2 का होगा। दोनों मिला के ये 200 नंबर का, ये भी 200 नंबर का, दोनों मिला के 400 नंबर का एग्ज़ाम होगा। 400 नंबर को लाने के बाद आप पास करेंगे। यहाँ पर निगेटिव मार्किंग नहीं दिया गया है, निगेटिव मार्किंग नहीं होगा एग्ज़ाम में। और अगर आप एक से ज़्यादा आंसर मारते हैं, अगर एक सही भी रहता है तो ये गलत हो जाएगा। तो लोग तैयारी करने वाले इतना ज़्यादा तो समझ ही गए होंगे कि अगर आप 2 रंग देंगे तो आपका गलत होगा। क्वेश्चन को अगर ब्लैंक छोड़ देंगे तो भी आपका पेनाल्टी नहीं डाला जाएगा। तो पेनाल्टी तो आपका है ही नहीं। एडवर्टीजमेंट तैयार करने में थोड़ा ध्यान दिया जाता है तो नो पेनाल्टी फॉर दैट क्वेश्चंस, पेनाल्टी है ही नहीं यहाँ पे। नो निगेटिव मार्किंग पहले लिखा गया तो फिर पेनाल्टी की कहाँ बात है। पर भाई जेपीएससी इस पर सवाल उठाया नहीं जा सकता है। सिलेबस फॉर द प्रिलिमिनरी टेस्ट फॉर कंबाइंड सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, जनरल स्टडीज़ पेपर 1 पेपर 2। तो पेपर 1 में 200 नंबर का है, 2 घंटे का होगा, जिसमें कि आपका एंशिएंट इंडिया से 5 क्वेश्चंस, मिडिवल इंडिया से 5 क्वेश्चंस और मॉडर्न इंडिया से 5 क्वेश्चंस। ये 15 क्वेश्चंस आपको कवर करने के लिए पूरी हिस्ट्री पढ़नी होगी इंडिया की। तो आप समझ रहे होंगे कि सिलेबस कितना वास्ट है। जनरल ज्योग्राफी से 3 क्वेश्चंस, फिजिकल ज्योग्राफी 3, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी 2 और सोशल एंड डेमोग्राफिक ज्योग्राफी 2 क्वेश्चन। टोटल मिला के आपको 10 क्वेश्चन के लिए यहाँ से आप अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। ज्योग्राफी जो है काफ़ी साइंस की तरह ही टेक्निकल सब्जेक्ट है, आप आसानी से वहाँ पर कर सकते हैं। पॉलिटी एंड गवर्नेंस, ये थोड़ा अगर आप अलर्ट रहेंगे न्यूज़ से, राज्यसभा टीवी वगैरह देखेंगे तो यहाँ से आपके क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, क्योंकि पॉलिटी और गवर्नेंस भी काफ़ी वास्ट है, लेकिन क्वेश्चन आपको वहीं से पूछा जाएगा जो आपका न्यूज़ में रहेगा। आप देखें किसान आंदोलन को किस प्रकार से ये आपका अध्यादेश लाकर जारी करके इसे सदन से पास कराया गया, तो वहाँ पे बहुत सारे आर्टिकल्स यूज़ हुए, आर्टिकल्स बहुत सारा यूज़ किया गया, किस तरह से वोटिंग किया गया। तो आप उसको ध्यान से पढ़ लेंगे तो वहाँ से भी क्वेश्चन आने की संभावना बन सकती है। तो इस तरह से आपको देखना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से 4 क्वेश्चन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस 4 क्वेश्चन और डिसेंट्रलाइजेशन जिसमें पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ आते हैं 2 क्वेश्चन। ये सब मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था पॉलिटी की जो मैंने क्लास ली थी। अगर जो स्टूडेंट्स ने देखा होगा उन्हें समझ आया होगा। इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट में बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक इशूज़ और आपका इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड ग्लोबलाइजेशन, यहाँ पे 4 और 2 क्वेश्चन आएंगे। तो इकोनॉमिक्स भी आपको थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, यहाँ पे 15 क्वेश्चन आएंगे। जनरल साइंस से आपका 6, एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट से आपका 6 और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से 3। तो यहाँ ये दोनों आपका करंट अफेयर्स का अगर पार्ट आप कवर करेंगे तो यहीं से आपका कवर हो जाएगा। करंट अफेयर्स से ये काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। और जनरल साइंस से आपका जो 6 क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे, और हम आपको तैयारी भी करा रहे हैं, यूट्यूब में आपने देखा होगा कि हमने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी आपके लिए जो हमारे शर्मा सर हैं वो लेकर आए हुए हैं, वो पढ़ा रहे हैं। वहाँ से आप देखेंगे तो आपका साइंस का क्वेश्चन वहीं से सारा कवर हो जाएगा। बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं आता है, बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन आता है। उसके बाद यहाँ पे झारखंड का स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी आएगा, जो 10 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो आप देख लीजिए कि झारखंड आपको एक पूरा पेपर है और साथ में 10 क्वेश्चंस इस तरफ भी हैं, पेपर 1 में भी। तो आप देख लीजिए झारखंड आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। फिर नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट इवेंट से 15 क्वेश्चन आ रहा है। तो करंट अफेयर्स भी आपको पूरा 1 साल का आपको ध्यान में रखना होगा। और यहाँ पे आप देखेंगे जो एक्सेप्शनल टाइप क्वेश्चंस होते हैं,
जैसे आपको लगेगा कि न्यूज़ में आया है कि अगर मान के चलिए कि एक लड़की है गीता ने गोल्ड मेडल जीता, तो क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछेगा गीता ने गोल्ड मेडल जीता, क्योंकि इसको तो मीडिया में बहुत हाइप दिया गया जा चुका है, बहुत ज़्यादा बताया जा चुका है, तो सबके दिमाग में होगा। यहाँ से आपका एक और पूछ देगा ठीक इसी के साथ किसी और ने, मान के चलिए कि बबीता ने जो कुछ जीता होगा ब्रॉन्ज या सिल्वर, यहाँ से क्वेश्चन पूछ देगा। अच्छा, गीता ने गोल्ड जीता है, ये कौन से इवेंट में जीता है, ये पूछ देगा, और ये तो बहुत सिंपल हो जाएगा क्योंकि लोगों ने मीडिया में देख चुके हैं। लेकिन यहाँ से पूछेगा कि बबीता ने जो ब्रोंज जीता इसके पहले उसने किस इवेंट में पार्ट लिया था। इस तरह से एक्सेप्शन के रूप में क्वेश्चन पूछता है जेपीएससी, आप ध्यान रखेंगे, उस तरह से आपको पढ़ाई करनी है। मिसलेनियस नेचर में आपको ये ह्यूमन राइट्स, इन्वायरमेंट, ये सब जो आपका क्वेश्चन है ना, ये सारा आपका करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। करंट अफेयर्स को आपको 1 साल का पूरा प्रिपेयर करना पड़ेगा। जनरल स्टडीज़ पेपर 2 ये काफ़ी अच्छे से बांट दिया गया है। जैसे मुंडा शासन व्यवस्था आप अच्छे से समझ जाएंगे तो हो जाएगा। यहाँ पर शर्मा सर ने हमारा यूट्यूब में काफ़ी अच्छा डाले हुए हैं। नागवंशी शासन, पढ़ा पंचायत, माझी परगना, ये सब जो शासन व्यवस्था थी एक एक क्वेश्चन, यानी कि आप देखिए आपके यहाँ पे 8 क्वेश्चन हो जाएंगे जो 2-2 नंबर के, 16 मार्क्स यहाँ से कवर कर सकते हैं आप। झारखंड आंदोलन की बात करें तो यहाँ पर सदान, आदिवासी, स्वतंत्रता सेनानी, विभूति आंदोलन, राज्य गठन, यहाँ से आप 14 नंबर यहाँ से भी ले सकते हैं। प्रीलिम्स में आप यह ध्यान रखिए कि प्रीलिम्स में आपको किसी भी तरह से विद्वान नहीं बनना है, प्रीलिम्स में आपको पास करना है। प्रीलिम्स आप पास करेंगे तभी आप मेंस की तरफ बढ़ पाएंगे, और मेंस के लिए आपको एनालिटिकल व्यूज़ रखना ज़रूरी है, एक वृहद सोच रखने की ज़रूरत है कि ये चीज़ें हुई तो इसमें क्या है। जैसे कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि कृषि आंदोलन जो हो रहा है कृषि बिल के खिलाफ, वो क्या सही है या गलत, तो हो सकता है आप में से बहुत लोगों का जवाब हो कि गलत है, हो सकता है आप लोगों में से बहुत लोगों का जवाब हो सही है। लेकिन जब आप ऑफिसर बनने जाएंगे तो आपके पास ये जवाब होना ही नहीं चाहिए कि ये सही है या गलत है। आपके दिमाग में उसका पूरा पिक्चर, उसका पूरा खाका तैयार होना चाहिए कि अगर आपसे कोई पूछे कृषि बिल के बारे में तो पूरा आप डिटेल बता सकें कि ये इस तरह से है, और फिर लास्ट में आप एनालिटिकल व्यू के साथ आप तय कर पाएँ कि इसमें कितना सही है और कितना गलत है। उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे इस बात को। तो आपको ऑफिसर बनना है, तो ऑफिसर बनने के लिए इस तरह की सोच आपको रखनी होगी। झारखंड की जो सामाजिक स्थिति है, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति और धार्मिक विशेषताएं और पहचान, ये आप देखिएगा, ये सारी चीज़ें झारखंड के पार्ट में है, आपको पढ़नी पड़ेंगी। जो लोक साहित्य, पारंपरिक कला, ये आपका जो झारखंड का सिलेबस है इसको आप देख सकते हैं। जैसे कि आपका CNT एक्ट है, इसे मैं कवर कर रहा हूँ यूट्यूब पे, काफ़ी डिटेल में मैंने कवर किया है। यहाँ से आपके 5 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो 5 क्वेश्चन अगर आप उसको पूरा देखते हैं तो 5 क्वेश्चन सीधे सीधे आपके कवर हो जाएंगे। SPT एक्ट से भी 5 क्वेश्चन आना है, तो यहाँ से सीधे सीधे मैं कवर करा दूंगा आपको। और जो अधिनियम आएंगे तो यहाँ से आप जो 24 नंबर है यहाँ से आप आसानी से स्कोर कर पाएंगे। फिर आपका 1947 से राज्य में आर्थिक विकास, ये सब जो चीज़ें हैं ये सब आप देख पाएंगे। आपको थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा। यहाँ से करंट अफेयर्स का भी हिस्सा यहाँ पर घुसा दिया जा सकता है। औद्योगिक नीति, विस्थापन और पुनर्वास नीति, ये सब आपका बहुत स्कोरिंग हो सकता है, यहाँ से आप बहुत ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। यहाँ पर झारखंड का जो उद्योग का नाम, स्थान, ये सब तो आप आसानी से, ये सब चीज़ें लेकिन आपको याद करनी पड़ेंगी। ये सब चीज़ें आपको ऐसे देखने को नहीं मिलेंगे, आसानी से याद हो जाएंगी, इसको आपको याद करना ही पड़ेगा। मेन एग्जामिनेशन की बात करें तो मेन एग्जामिनेशन में पहला जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश है, जो 50-50 नंबर का होगा, 3 घंटा का होगा, और ये 100 नंबर का होगा। ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, इसमें आपको 30 मार्क्स लाना मैंडेटरी है, तभी आपका आगे का पेपर चेक होगा। उसके बाद आप देखिए कि पेपर 2 में लैंग्वेज पेपर है। आपको इतने लैंग्वेज में से एक आपको चुनना है, जिसमें कि आपका हो, खड़िया, खोटा, कुरमाली, कुड़ुक, मुंडारी, नागपुरी, पंच परगनिया, संथाली, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, बंगाली, उड़िया, ये सब लैंग्वेज आपको इसमें से कोई एक लैंग्वेज प्रेफर करना है, जिसका 3 घंटा का एग्ज़ाम होगा, 150 नंबर का, जो डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा। सोशल साइंसेस की बात करें तो सोशल साइंसेस में पेपर 3 है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इसमें 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा, 200 नंबर का होगा। तो ये मान के चलिए कि आपका 50-50 क्वेश्चन इसमें से
आने की संभावना है। फिर आपका जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस, इसमें 3 घंटा का पेपर होगा, 200 नंबर का होगा, ये भी डिस्क्रिप्टिव होगा। और पेपर 5 जो है इकोनॉमी से रिलेटेड है, ये भी 200 नंबर का होगा। तो आप मान के चलिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और यहाँ इकोनॉमी, और लास्ट वाला है साइंस और एनवायरनमेंट, और ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, तो ये आपका 200। तो आप टोटल देखिए 950 नंबर का आपका होगा, और साथ में 100 नंबर का इंटरव्यू, यानी 1050 मार्क्स में आपका ग्रेडेशन होगा कि आप किस सर्विस के लिए एलिजिबल है या फिर आपका रैंक क्या है। क्लियर है? मुख्य परीक्षा में जो होंगे वो 100 अंकों का साक्षात्कार देंगे, इंटरव्यू होगा 100 नंबर का, और न्यूनतम अर्हतांक जो है उसकी अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया। इंटरव्यू में आपका कोई न्यूनतम अर्हतांक नहीं होगा। कहने का मतलब 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा और यहाँ 1 भी लाते हैं तो वो मेंस में जुड़ के आपका रैंक में बनाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको 100 में से 20 नंबर लाना जरूरी ही है इंटरव्यू में। ये सब आपका, अगर ये सब आपने गलती की है, आपने कोई इलीगल ग्रेटिफिकेशन किया है, प्रेशर डाला है, ब्लैकमेल किया, ये सब चीज़ें करेंगे तो आपको एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। ये सब आपका जो है तरीका है, आपने किसी को हरास किया, ये वो, मतलब अगर आपने पढ़ाई छोड़ के और कोई काम किया तो आपको वहाँ बैठने नहीं दिया जाएगा। अगर आपको कोई और एग्ज़ाम से निकाल दिया गया है तो भी आपको नहीं ये किया जाएगा, आपको नहीं बैठने दिया जाएगा। परीक्षा शुल्क यहाँ पर दिया गया है 600 रुपये प्लस बैंक चार्ज। बहुत अच्छे, इतने साल तक एग्ज़ाम नहीं हुआ उसके बाद भी 600 रुपये, चलो ठीक है, लोग तैयार ही हैं देने के लिए। परीक्षा शुल्क 150 प्लस बैंक चार्ज दिया जाएगा SCs एंड STs के लिए, उनके लिए थोड़ा रियायत बरती गई है। परीक्षा शुल्क नॉन रिफंडेबल होगा। भाई नॉन रिफंडेबल लिखो या कुछ भी लिखो, कम से कम एग्ज़ाम ले लेना, और यहाँ के छात्रों के साथ खिलवाड़ मत करना, क्योंकि यहाँ के छात्र, मैंने आपको शुरू में ही दिखाया कि लोग कितने खुशी से इसका इंतज़ार कर रहे हैं, कितने सालों से परीक्षा हुई नहीं है, तो आप इसको ध्यान देंगे। थोड़ा सा मेरा अपील है आप लोगों से। यहाँ मैंने भी बताया था और यहाँ भी लिखा गया है कि जो प्रमाण पत्र है वो आपको विज्ञापन भरने की तिथि से पहले ही आपके पास होनी चाहिए। अंतिम तिथि के बाद का जो भी होगा वो मान्य नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप कुछ डॉक्यूमेंट खो देंगे और बाद में बनवाएंगे तो वो वैलिड नहीं होगा। आपका ईमेल आईडी काम करना चाहिए प्रॉपर, मोबाइल और यूज़र आईडी पासवर्ड जो आपको सुरक्षित रखना होगा, ये आपके मोबाइल और ईमेल आईडी पे आएगा। और ये देखिए साहब लोगों ने लिखा है कि इंटरनेट बैंकिंग या बैंकिंग व्यवधान के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। मतलब अगर आपका पैसा फंसेगा तो यह जो बीच का जो एग्रीगेटर है वो करेगा, आयोग इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा। बहुत अच्छे, शाबाश। अगर ये ट्रांजैक्शन फेलियर वगैरह हो जाएगा तो आपको फिर से दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। ये सब यहाँ पर लिखा गया है। ये भरने का जो तरीका है, एक बार जब हाउ टू अप्लाई वाला ये जब एलिजिबल हो जाएगा तो उस समय भी मैं एक बार आप लोगों को बता दूंगा कैसे कैसे इसमें अपलोड किया जाना है। सो ये था हमारा जो विज्ञापन आया है, वो विज्ञापन को मैंने अच्छे से समझा दिया। इस बार सारे विवादों को ख़त्म करने की कोशिश की गई है हमारे JPSC के द्वारा। आप और भी किसी जानकारी के लिए मुझे इस नंबर या फिर इस तरह से कांटेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस क्लास, दिस लेक्चर। कीप लर्निंग एंड स्टे मोटिवेटेड। उम्मीद करता हूँ कि इस बार आप लोगों में से बहुत से लोग पास करें और ऑफिसर बने और हमारे झारखंड का नाम ऊंचा करें। धन्यवाद।